हे नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से बड़े ही खास और स्पेशल वीडियो के लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं। बहुत सारे ये फाइनेंशियल गुरुज आपको बहुत सारा फाइनेंशियल ज्ञान दे रहे हैं। लगातार ऑनलाइन बहुत सारा वीडियोस मैं देख पा रहा हूं। कुछ लोग लोन को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग एसआईपीस को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग 5 ईयर 10 ईयर प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं। आज इतना इन्वेस्ट किया, कल उतना मिल जाएगा। भैया आज बहुत बड़ी क्लैरिटी देने वाला हूं एक बहुत खास मुद्दे पे। ये आम जनता का मुद्दा है। आपको पता है ना, मेरे चैनल पे हमेशा एक आम इंसान की बात करता हूं। अगर आपके पास कोई भी लोन चल रहा है, मोबाइल का, घर का, गाड़ी का, कुछ भी, तो आज ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज लोन की पूरी क्लैरिटी आपको देने वाला हूं। क्या होता है लोन, क्या होता है गुड लोन, क्या होता है बैड लोन। एक लोन में पूरे प्रोसेस के जरिए बैंक आपसे कितना सारा फर्जी अमाउंट चार्ज कर लेता है, कितनी अच्छी चीजें हैं और कितनी बुरी हैं, पूरी क्लैरिटी सिर्फ एक वीडियो में। अगर लोन ले चुके हो तो भूल से भी इसको मत छोड़ना, और अगर लेने की तैयारी कर रहे हो तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट हो ना, लाइफ में, करियर में आपको कभी ना कभी मोबाइल, गाड़ी जैसी चीजें फाइनेंस कराने की इच्छा होगी, तो क्या उस समय कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, यह भी आपको समझने को मिलेगा इस पूरी वीडियो में। तो चलिए बिना आपका समय गवाए स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को आपके लिए। कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने सबक किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं मैं। तो भैया आज के मुद्दे की शुरुआत करता हूं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि लोन दो प्रकार के होते हैं। समझना, लोन सबसे पहले आपको बताता हूं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुड लोन, अच्छे लोन्स कुछ होते हैं, कुछ होते हैं बैड लोन्स, कुछ खराब लोन्स होते हैं आपकी जिंदगी में। ठीक है, समझाता हूं मैं, इसको ध्यान से समझना। गुड लोन की कैटेगरी में क्या आता है और बैड लोन की कैटेगरी में क्या आता है। ऐसे लोन जिनको लेने से उसकी जितनी ब्याज नहीं है, मतलब उसका जितना ब्याज आप पटा नहीं रहे हो, उससे ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे उस पैसे को लेकर। क्या बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, समझना ध्यान से। मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपए लिया 1 साल के लिए, जिसमें आपको 1,10,000 रुपए पटाने हैं 1 साल के बाद, राइट। लेकिन इस 1 लाख को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करने वाले हैं जिससे आपको 1,20,000 या 1,30,000 या 1,40,000 का फायदा आ रहा है। तो ये किस कैटेगरी का लोन है? ये गुड लोन में आता है। बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल गुरुज मैं देख रहा था, गुड लोन के एग्जांपल्स देते हैं। अरे लोन लेना चाहिए भैया, सबको लेना चाहिए, कार ले लो लोन पे, गाड़ी ले लो लोन पे। समझना, अंबानी भी लोन लेते हैं, अडानी भी लोन लेते हैं, बहुत एग्जांपल्स देख रहा था मैं। वो गुड लोन लेते हैं क्योंकि वो जब भी कोई पैसा लेते हैं बैंक से या किसी भी कैंडिडेट से या कहीं से भी, उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनके आरओआई से ज्यादा उनका प्रॉफिट होता है। तो जब भी किसी लोन पर आपके आरओआई से ज्यादा, जितना आपने मतलब वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं या किसी प्राइवेट फंड से आपने लिया हुआ है, तो जितना भी आप वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पटा रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आप उस पैसे से प्रॉफिट कमा सके तो ऐसे लोन आते हैं गुड कैटेगरी में। समझ पा रहे होंगे आप। अब बैड लोन क्या होता है ये भी आपको क्लियर करता हूं। ऐसा लोन जहां पर आपके द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा या उसके द्वारा जो भी आप चीज ले रहे हैं, जो भी आप सामान ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका प्राइस दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, तो ऐसा लोन लेना एक बैड लोन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आपने आज फोन ले लिया, आज आपने 15,000 का लोन का फोन लिया, वो 15,000 के बदले आप 20,000 पटा रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन जब वो फोन आप बेचने जाएंगे ना, तो 15,000 में नहीं बिकेगा, वो 12,000 में बिकेगा, वो 10,000 में बिकेगा। एक महीने बाद उसका रेट और कम हो गया, लेकिन उस पैसे का जो आपने 15,000 का लोन किया था, वो अब आप 20,000 पटा रहे, 25,000 पटा रहे। तो ये बैड कैटेगरी का लोन आता है। इसमें फोन हो गया, इसमें कार हो गया, कई केसेस में कुछ ऐसे घर के सामान, घर के एसेट्स भी आप खरीद लेते हैं, राइट, जैसे कि एसी, पंखा, कूलर्स जैसी चीजें भी आप खरीदते हैं। तो ये सारी कैटेगरी बैड कैटेगरी में आती है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहां से उठता है कि सर मैं घर लेना चाहता हूं, मैं होम लोन लेना चाहता हूं, क्या ये कैटेगरी गुड है या बैड है? आज भी अच्छे लोग इस पर बहस करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गुड कैटेगरी में आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बैड कैटेगरी में आता है। लेकिन आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है आपकी प्लेस पर। जी हां,
कहने का मतलब क्या है कि जिस लोकेशन में आपने अपना घर प्लान किया हुआ है, जिसके लिए आपने लोन लिया हुआ है, वो लोकेशन की वैल्यू कैसी उठ रही है मार्केट के हिसाब से। अगर वो लोकेशन की वैल्यू अच्छी खासी उठ रही है, बहुत अच्छे हाई क्लास लोकेशन में आपने लिया हुआ है, तो आपका बैड लोन साबित नहीं होगा। लोन का जितना इंटरेस्ट पटा रहे हैं आप, उतने साल बाद ऑटोमेटिक उस घर की वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगी, उससे दुगनी भी हो सकती है, राइट। तो इसलिए ये बैड में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसका लोकेशन गलत सेलेक्ट कर लिया, जैसे हम बोलते हैं ना बिजनेस का लोकेशन देख कर देखो, वैसे ही घर का लोकेशन भी इसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं इस टॉपिक का, इस पूरी वीडियो का पहला टॉपिक जो गुड लोन वर्सेस बैड लोन का ऑप्शन था, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। यार लोन इंडस्ट्री ना पिछले कुछ सालों में बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज वो एनबीएफसी बैंक जो एक समय में स्टॉक मार्केट में 200-250 रुपए पे चलते थे, आज वो 8,000-7,000 के रैंक पर ट्रेंड कर रहे हैं। रीजन क्या है? हमको हैबिट लगा दी गई है, हर चीज लोन में लेना है। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी बाद में बनाता है, पहले वो अपनी जिंदगी के लिए लोन बना लेता है, अपने सर पे कर्ज पाल लेता है। बहुत सारे व्यापारी आते हैं मेरे पास, सर बिजनेस करना है, कैसे स्टार्ट करूं, क्या मैं लोन ले लूं, क्या मैं कर्ज लेकर बिजनेस स्टार्ट करूं? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। मैं कभी इसके फेवर में नहीं रहता। अगर आप बिजनेस में नए आ रहे हैं, अगर आप अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो स्टार्टअप इक्वल्स टू जीरो का फॉर्मूला जो मैं सिखाता हूं, नहीं पता है ना? नहीं पता होगा क्योंकि आपने मेरी क्लास ही ज्वाइन नहीं की है। आपको समझना है, सीखना है, बोर्ड लाइन नंबर फ्लैश हो रहा है, समझ लेना, एक बार सीख लेना कैसे हम सिखाते हैं, कैसे जीरो अमाउंट पे भी स्टार्टअप स्टार्ट करने का आइडिया बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। तो हमेशा हम यही चाहते हैं कि जब भी आप धंधे में नया आ रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं ना, कर्ज लेते हैं ना, तो कई बार वो बर्डन का काम करता है। बट कई सारे लोग इस लोन के प्रेशर में, इस लोन के बर्डन में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट कर पाते हैं। प्रेशर देखो, दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक अंडर प्रेशर वर्क करने वाला, एक प्रेशर में बिना आए काम कर लेता है आराम से। जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक बढ़िया काम करता है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है रिजल्ट उसके खराब होने लगते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हो ये प्लान कर लो, तब आप लोन का बर्डन पालो। तो एनबीएफसी बैंक्स का ये जो टर्म्स होता है, ये जो सिस्टम होता है पूरा का पूरा, या फिर एनबीएफसी हो गए या प्राइवेट बैंक्स हो गए या सरकारी बैंक्स हो गए, सबका सिस्टम बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। आज गवर्नमेंट बैंक से जब आप कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट फाइनेंस कराने जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कभी सोचा है कि प्राइवेट बैंक्स बिना किसी डॉक्यूमेंट के बहुत कम पे फाइनेंस क्यों करके दे देते हैं? क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ा आरओआई लेते हैं। कुछ ऐसे बैंक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिनको आरओआई अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 30%, 32% तक की हो जाती है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लिया है तो 1,32,000 रुपए तक आपको पटाना पड़ सकता है 1 साल के अंदर में। अब इसकी पूरे प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। समझना, बड़े हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी आपको लगे, लेकिन अगर आप लोन आपके करियर में, आपके फैमिली में कोई भी ले रहा है तो ये कुछ चीजें आपको जानना जरूरी होती है। सबसे पहले लोन का प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग फीस के साथ। हर बैंक का जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को फाइनेंस कराने जाते हैं तो कंपनी आपसे कुछ प्रोसेसिंग फीस लेती है, और यहां पे पहली गड़बड़ी होती है। कई बार कंपनी की प्रोसेसिंग फीस बहुत मिनिमम होती है, लेकिन जो सेल्स का बंदा आपको लोन करवा रहा होता है ना, वो अपनी फीस उसमें ऐड करता है, वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपसे ले लेता है। इसलिए अगर आप लोन प्रोसेस कराने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि प्रोसेसिंग फीस का रिटर्न डेटा चेक करें कि वो कंपनी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फाइनेंस करने के लिए या पर्टिकुलर सामान को फाइनेंस करने के लिए किस अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है एक लोन प्रोसेस करवाने के लिए, राइट। अब प्रोसेसिंग फीस के बाद दूसरा पॉइंट आता है इनका आरओआई। यहां पे दो टर्म्स निकलते हैं जब हम आरओआई की बात करते हैं। आप किसी भी बैंक से जब पूछेंगे ना, भैया कितना रेट चल रहा है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेते हो, बोलेगा 9%। अब आपको खुशी हो जाती है कि अरे वाह, बिना डॉक्यूमेंट के भी 9% में मिल रहा है मुझे। यहां पे दो टर्म्स क्या आते हैं, पहला होता है फ्लैट आरओआई, दूसरा होता है रिड्यूसिंग आरओआई। और ये सेल्समैन जो कंपनी के होते हैं, देखिए कंपनी की गलती नहीं होती, कंपनी ने सारे नियम, सारे स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन बनाए हैं, लेकिन वो 20-20 पेज के, 40-40 पेज के डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं पढ़ पाते। और एक मिडिल क्लास फैमिली, एक उतना ना पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना नहीं समझ पाता। और वही ये सेल्स के कैंडिडेट जो कंपनी ने अपॉइंट किए होते हैं, अपने सेल्स टारगेट के प्रेशर में आकर, इनकी भी गलती नहीं होती, ये जो प्रेशर इन पे डाला जाता है, इस प्रेशर में आकर ये अपने कस्टमर के साथ कुछ गलत कर देते हैं। बस इसीलिए अवेयरनेस वीडियो भैया शेयर कर दो। वीडियो के
बीच में ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को शेयर कर दो, सबको बताओ इसका प्रोसेस क्या है। जो उतना फाइनेंशियल नहीं जानकारी रखता उसको अवेयर कर दो। अब ये फ्लैट और रिड्यूसिंग आरओआई क्या होता है समझना। फ्लैट आरओआई वो होता है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिया, ठीक है, अब आप मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका पैसा कम होता जा रहा है। आपने 1 लाख का 10,000 रुपए मान लीजिए आपने ईएमआई पे करना है 1 साल के लिए, तो आप पे कर रहे हैं उसको 1,20,000 आपको पे करना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट मंथ आपने 10,000 दिया, क्लियर, तो फर्स्ट मंथ के बाद आपका पैसा देने के बाद जो अमाउंट बच रहा है 1 लाख नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो आरओआई उसमें जुड़ा है वो ऑलरेडी 1 लाख का अमाउंट था, लेकिन उसमें आरओआई को जुड़कर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कुछ कम ही माइनस होगा, राइट। तो अब जो अमाउंट माइनस होकर बचा हुआ 1 लाख में से जितना अमाउंट कम है, बचे हुए अमाउंट पर ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा था 9% 10% वो लगता है, ठीक है। दैट इज व्हाट रिड्यूसिंग, कम होता जाएगा, रिड्यूस हो रहा है लगातार। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जा रहा है वैसे वैसे बचे हुए अमाउंट पर, रिड्यूसिंग अमाउंट पर आपका आरओआई लग रहा है। ध्यान देना, रिड्यूसिंग में आरओआई प्राइवेट बैंक्स, मोस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स 16% से लेकर 30% तक ले लेते हैं, 16 से 30% तक, क्योंकि रिड्यूसिंग में आरओआई हाइयर जाता है। बट अगर कोई बैंक आपको फ्लैट में बोल रहा है कि आरओआई मेरा कितना पड़ रहा है 9% का, तो भैया खतरा है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग अप्रोक्स चला जाएगा, मान के चलिए 27-28%। कोई अगर रिड्यूसिंग में आपको 9% बोल दे, रिड्यूसिंग में आपको 9.5 बोल दे, 8 बोल दे, 7 बोल दे, तब समझिएगा ये बहुत शानदार लोन है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं छोड़नी। मैं समझ सकता हूं थोड़ा सा ये टॉपिक कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, एक बार फिर से इसलिए स्मूथली क्लियर करता हूं। रिड्यूसिंग वर्सेस फ्लैट। फ्लैट का आरओआई हमेशा कम दिखता है लेकिन होता जाता है। रिड्यूसिंग का आरओआई जितना कम दिखे उतना अच्छा है आपके लिए। समझ में आ रही है बात? रिड्यूसिंग जितना, उससे बोल दे रहा है रिड्यूसिंग में आप बता रहे हो तो रिड्यूसिंग में 9%, 10%, 11% तक दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लैट में अगर 9%, 10%, 11% बोल रहे हो, भैया गड़बड़ है, भाग लो वहां से, बहुत पैसा आपसे लेने वाले हो, बहुत पैसा लेने वाले, ये मजबूरी में इंसान लेता है। फ्लैट रिड्यूसिंग क्लियर हुआ? पहला आपको क्या देना है, प्रोसेसिंग फीस, दूसरा फ्लैट रिड्यूस। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है कुछ इंश्योरेंसेस। देखिए इंश्योरेंस अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ बड़े लोन्स ले रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि इन लोन्स के दौरान कुछ अगर आपको हो गया, भगवान न करे आपको हो, लेकिन अगर कुछ आपको हो जाता है तो एटलीस्ट आपने जो एसेट बिल्ड किए, जो चीजें बिल्ड की है, उस पर कोई दबाव नहीं आएगा, आपके परिवार पर कोई दबाव नहीं आएगा। लेकिन एक छोटे प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं, जो आप 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख के प्रोडक्ट तक जो आप चीजें खरीद रहे हैं, उन पर भी 1 साल 2 साल के ईएमआई टेन्योर के लिए कई बार कंपनियां छुपे तौर पे बिना आपको बताए, ये सेल्स वाला बंदा करता है भैया, पहले बता देता हूं आपको, कंपनी हमेशा आपको ऑप्शन देती है। सेल्स वाला बंदा क्या करता है, बिना आपको बताए उसमें इंश्योरेंस अटैच कर देता है, और पैसा जो आपको 1 लाख आना होता है वो एक्चुअली में जब आपको क्रेडिट होता है 95,000 होता है। 5,000 का क्या हुआ आप पूछते हैं, भैया 5,000 का तो भैया 5,000 का तो वो इंश्योरेंस कट गया ना, आप बताया था, आपको नहीं बताया था। तो अगर आपका अधिकार है, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, वो पैसा डेबिट करवाना है, इंश्योरेंस आपको लेकर उसकी फैसिलिटीज, उसके ऑप्शंस को गेन करना है, तो आप इंश्योरेंस कटवाइए, अन्यथा आप मना कर दीजिए। छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। अब आप गाड़ी ले रहे हैं, दैट इज मैंडेटरी ऑप्शन, आप लीजिए, डेफिनेटली इंश्योरेंस लीजिए, बिकॉज आरटीओ इंश्योरेंस के बिना गाड़ी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। आप कोई छोटा मोटा होम लोन ले रहे हैं 2 साल 4 साल के लिए, मत लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपका कोई और इंश्योरेंस चल रहा है ऑलरेडी, बाहर से कुछ बड़ा इंश्योरेंस आपने लेके रखा हुआ है, जरूरी नहीं है आप उसके लिए ले। समझ पा रहे हैं? तो इंश्योरेंस के बारे में भी पूछना आपका हक बनता है, और पूछना ही चाहिए कि इसमें कुछ एड ऑन है क्या, इंश्योरेंस है क्या, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें क्या आता है, कुछ कट ऑफ अमाउंट। जैसे कि कोई भी बैंक जब प्रोसेस करती है कोई भी लोन अमाउंट को, तो कई बार वो लोन अमाउंट का 1%, 2% ऐसा काट लेती है पहले से। तो जब भी आप लोन लें तो ये भी आप पूछिए कि इसका प्रोसेस अमाउंट कितना है, कितना डेबिट होके मिलेगा, कितना कट के मिलेगा मुझे, वो भी आप चेक कर लीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो। नहीं तो पैसा आने के बाद फिर आप फाइट करते हैं, फिर आप सेल्समैन को चिल्लाते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। और पांचवी और आखिरी चीज इसमें साबित होती है, वो होती है फॉरक्लोजर डिटेल्स। जब भी आप लोन लेते हैं तो फॉरक्लोजर डिटेल बारीकी से समझिएगा।
कि जब आपने लोन क्लोज करना है तो कब आप कर सकते हैं। आप कोई भी लोन इंस्टेंटली, बहुत मुश्किल ही, बहुत सारी कंपनियां ये ऑप्शन नहीं देती कि आपने आज लोन लिया 10 दिन बाद आपके पास पैसा आ गया तो आप क्लोज कर दीजिए, नहीं होता ये ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है, कैसे आप क्लोज कर सकते हैं, कितने दिन बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, कब आपको क्लोजिंग का ऑप्शन मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहला तो ऑप्शन मिले, दूसरा क्लोजिंग के समय भी ये बैंक कुछ काटती है आपसे, लाइक प्रिंसिपल अमाउंट का 3%, 4%, 1%, कुछ ऐसा अमाउंट हर बैंक का नॉर्म्स होता है। तो सिवाय गवर्नमेंट बैंक के, जब भी प्राइवेट बैंक से आप लोन लेते हैं तो उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। ये भी आपको ध्यान से स्टडी करना है कि क्लोजिंग का पूरा प्रोसेस क्या होगा। जब मुझे लोन पूरा क्लोज करना होगा, मेरे पास पैसे आगे कहीं बाहर से, तो मैं लोन का बर्डन नहीं पालना चाहता, मैं उसको क्लोज करके या कुछ बड़ा लोन लेना चाहता हूं, तो उसका पूरा डिटेल समझ लीजिएगा। ये कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि आपको शेयर कर दूं, क्योंकि एक मिडिल क्लास की फैमिली में मैंने देखा है कि विदाउट लोन कोई भी काम नहीं होता, कोई भी बड़ा काम हम नहीं कर पाते, राइट। तो इसलिए ये कुछ बातें जानना जरूरी था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट होगी आपसे, हम ये हर वो कैंडिडेट जो आपके कांटेक्ट लिस्ट में है उस तक पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए, ताकि लोन के बारे में अवेयरनेस फैले और बहुत सारे लोगों के साथ जो ठगी हो जाती है लोन के नाम पे वो रोक सके। मिलता हूं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक इस वीडियो पे कमेंट करने के लिए, इस वीडियो के आने वाले नेक्स्ट टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए इस वीडियो के कमेंट में आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।